और मेटल शेयरों की खरीदारी लौटने से जोश में है अमेरिकी बाजार। नैस्डैक 1.5% चढ़ा, डाउ भी रिकॉर्ड स्तरों पर। एशिया की मिलीजुली शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी पॉजिटिव। एनपीए पर पीएमओ की बैठक में बड़े डिफॉल्टर्स ने लोन चुकाने के लिए और मोहलत मांगी। वित्त मंत्रालय और वक्त देने को तैयार नहीं। मुंबई में धारावी की रीडेवलपमेंट के लिए अगले 2 से 3 महीनों में बोलियां लगनी होंगी शुरू। 25,000 करोड़ रुपए के पहले फेज के लिए एनबीसीसी लगाएगा बोली। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। सीडीएसएल के आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स। पहले ही दिन दुगना सब्सक्राइब हुआ इशू। एरिस लाइफ साइंसेज के आईपीओ का आज आखिरी दिन, अब तक 75% भरा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी किसानों को दी राहत। 2 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज किया माफ। और जीएसटी लागू होने से पहले बिग बी संभालेंगे प्रचार की कमान। 30 जून की आधी रात को राष्ट्रपति लॉन्च करेंगे जीएसटी। संसद भवन में होगा भव्य कार्यक्रम। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग बेसिस पर बनाए रिकॉर्ड हाई और अब बारी है निफ्टी की यही कमाल करने की। तो बड़ा सवाल है कि 9,700 के पार निकलेंगे, टिकेंगे और नए हाई बनाएंगे, और क्या कल की जबरदस्त मजबूती के बाद अब भी है मौके खरीदारी के। इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। और सबसे पहले देखिए ग्लोबल बाजारों की तस्वीर कैसी है। एसजेएक्स निफ्टी जरूर थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से ढीला हो रहा है, क्योंकि एशियाई बाजारों ने जो रफ्तार के साथ ओपनिंग हुई थी उतनी रफ्तार को मेंटेन नहीं कर पाए हैं, बल्कि धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। लेकिन ये देखिए डाउ बच यहाँ करीब करीब 150 अंक ऊपर जाकर इसने समाप्ति दी है, और ये है नया रिकॉर्ड स्तर। S&P 500 ने भी एक शानदार तेजी दिखाई, और इसने भी रिकॉर्ड क्लोजिंग के साथ समाप्ति करी, और 1% ऊपर जाकर यूरोप के मार्केट जाकर बंद हुए हैं। और SGX निफ्टी क्या इसलिए चिंता में है क्योंकि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद पंजाब में भी कर्ज माफी हुई है, क्योंकि या फिर एशियाई बाजारों का असर देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार भी ऊपर से हल्के हुए, और ये खबर भी है ग्लोबल असर ज्यादा है। और मुझे नहीं लगता कि अब कर्ज माफी की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब ये डिस्काउंटेड है। सबको पता है कि अब धीरे धीरे एक करके सरकार, अब ये ट्रेंड ही बन गया है, तो ये होने वाला है। तो हाँ, ये जरूर है कि हमारी शुरुआत के लिए एशियाई बाजारों से संकेत मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि कल की मजबूत शुरुआत के पीछे भी संकेत एशियाई बाजारों से ही आते हुए दिखे थे। लेकिन अगर कमजोर शुरुआत हो तो वो बेहतरीन मौका होगा। लाल निशान में जहां खुले वहीं खरीद ले, ये बहुत क्लियर कट संकेत आपके लिए निफ्टी पर है आज। तो हाँ, लाल निशान में, हरे निशान में खुलने के बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज के लिए 9,650 ये है निर्णायक लेवल, और बहुत कम समय ऐसा होता है जबकि निर्णायक लेवल के तौर पर कोई बीच का लेवल दिखे। अदरवाइज जनरली राउंड फिगर में 9,600, 9,500, 9,700 इस तरह का होता है। लेकिन आज 9,650 निर्णायक लेवल पर आ रहा है। जो वायदा कारोबार के डेटा को हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगा। 9,625, 9,725 ये है निफ्टी के लिए अब आगे की ट्रेडिंग रेंज। इस रेंज के भीतर रहना चाहिए। तो जहां खुले वहीं खरीदने की जो हम बात कर रहे हैं, 9,625 के जितना नजदीक मिले बहुत ही बेहतरीन होगा, और 9,650 के नीचे खुले तो खरीदना ही चाहिए। हाँ, 9,700 के लेवल पर भी नजर रखनी चाहिए। वायदा कारोबार के आंकड़ों के लिहाज से ये बड़ा अहम लेवल है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो डे ट्रेडिंग के लिहाज से 9,700 के पार निकलने के बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, लेकिन असली एक्शन जो अब बाजार का शुरू होगा वो 9,700 के ऊपर बंद होने पर होगा। और अब तक का लाइफ टाइम हाई जो क्लोजिंग है वो है 9,675 का। उसके ऊपर बंद होने पर बाजार और मजबूती के संकेत देगा। लेकिन जो असली एक्शन मंदी करने वालों की तरफ से आएगा कि शॉर्ट कवरिंग करें, तेजी से अपनी पोजीशन काटें, और खासतौर से 9,600 के पुट जो लेकर बैठे हैं, शॉर्ट कर कॉल्स जो शॉर्ट करके बैठे हैं 9,600 के, वो 9,700 के पार निकलने के बाद और एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग करते हुए दिखेंगे। तो 9,700 के लेवल पर क्लोजिंग बेसिस पर नजर रखें और बड़ी तेजी के लिए। अदरवाइज 9,675 की क्लोजिंग भी मिली तब भी वो बेहद पॉजिटिव होगी। 23,600, 24,000 अब ये बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ सरकती दिख रही। जो हम लगातार कह रहे थे कि 23,400 से 23,600 की रेंज जो बन रही थी, उस रेंज को मोटा मोटी बाजार ने होल्ड किया। अब ये रेंज 23,600 से 24,000 की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अब निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर जो
सबसे अहम सपोर्ट लेवल है जिसके नीचे जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद ना हो घबराने की जरूरत नहीं, वो है निफ्टी पर 9,600 का और बैंक निफ्टी पर 23,500 का। ये दो लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पर बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और जो कुछ भी अब तक का रुझान बन रहा है ये साफ दिखा रहा है कि करेक्शन टाइम वाइज होता है और जो रिकवरी होती है वो पूरी 1 या 2 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो पिछली सीरीज में हुआ कि शुरुआती 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते बाजार ने थका दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं ट्रेडिंग रेंज में, लोगों को लग रहा है थक रहा है, बाजार आगे नहीं बढ़ेगा, और उसके बाद आखिरी दिनों में इस सीरीज में बाजार ने बड़ी तेजी बनाई। सेम वही पैटर्न इस सीरीज में नजर आ रहा है। पहले 2 हफ्ते बिल्कुल ढीले ढाले से और अब फिर से बाजार इस सीरीज में तेजी के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो आज निफ्टी में खरीदारी करें, 9,615 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 9,700 9,725 का डे ट्रेडर्स के लिए टारगेट। बैंक निफ्टी में 23,600 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, 23,800 24,000 का एक टारगेट बनेगा। हाँ, इन टारगेट्स के लेवल के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से 51 पॉइंट के करेक्शन के लिए इंतजार करें और गिरावट में खरीदारी करें, लेकिन शॉर्ट करने की राय है नहीं क्योंकि कल के सेशन में जो डेटा है वो साफ तौर पर पॉजिटिव दिख रहा है और शॉर्ट सेलर्स पहली बार कई दिनों बाद डरते हुए नजर आए हैं। सेक्टर्स जहाँ तक सवाल है, बैंक्स और एनबीएफसी, जो हम कल भी कह रहे थे कि देखिए पहले हाई बैंक निफ्टी में बनेगा उसके बाद निफ्टी में बनेगा और लीडरशिप वहीं से आएगी, वैसा ही होता दिखा। हालांकि कल की तेजी हमारी उम्मीद से बैंक निफ्टी में ज़्यादा हुई है, लेकिन एनबीएफसी अब चलने चाहिए। सरकारी कंपनी में अब भी अच्छी खरीदारी होगी। मेटल्स हमारे कल के पसंदीदा सेक्टर्स में था, बैंक और मेटल, ये आज भी तेजी दिखाएगा। ऑटो शेयरों में और रफ्तार बढ़ सकती है। और इन सबसे हटकर जो कल के सेशन में आपको कमजोरी दिखी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या तेजी में पार्टिसिपेशन नहीं दिखा, वो था मिड कैप्स का। मुझे लगता है मिड कैप्स के भी यहाँ से अच्छी तेजी दिखाने की बारी आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल रहना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो 8 दिन में जो कंसोलिडेशन के दिन थे उसमें अगर किसी ने खरीदारी करी तो एक ही दिन में आपको रिवॉर्ड मिला है, ये है बाजार। तो बाय ऑन डिप्स नहीं, बाय ऑन एवरी डिप मार्केट है ये। बहुत ऊपर खुल जाए तो सही बात है, फिर पैसा नहीं बनता, लेकिन गिरावट में तो खरीदारी से ही पैसा बनता है। वागले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी पर क्या कॉल है, बैंक निफ्टी पर क्या कॉल है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। सर, मेरे हिसाब से ये फ्रेश मूव की शुरुआत है। जो मैं रेंज कह रहा था, एक 70 पॉइंट 80 पॉइंट 100 पॉइंट, ये रेंज से तो निकल गया। ऑलराइट। और सूनर देन लेटर हम 9750 की तरफ जाएंगे, वो मेरा टारगेट होगा। मैं ये तो कह नहीं सकता कि आज ही हो जाएगा, 2 से 3 दिन में शायद उसके ऊपर भी हम चले जाए। 9615 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी मुझे 24,100 के मेरे टारगेट्स है, अगेन 2 से 3 दिन के। 23,600 24,100 ये मेरा रेंज है। और आज के लिए मेरे चारों स्टॉक बुलिश है, ढूंढने पर भी मुझे बेरिश स्टॉक मिले नहीं। ढूंढे क्यों आपने? तेजी 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 में ही पैसा बनेगा। और कौन से वो तेजी के कॉल्स हैं ये हम पूछेंगे वागले साहब से कुछ ही देर में, लेकिन पहले बात करते हैं DIIs की। DIIs की ही बात करना शायद सही है। 5 ट्रेडिंग सेशन में देखिए 2,650 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में इन्होंने बाइंग करी है और कल के बाजार में भी 550 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करी है। इनके पास पैसा है, कोई पैसा बाजार से निकालने को रेडी नहीं है। म्यूचुअल फंड में हर लेवल पर पैसा आ रहा है, ये संकेत देखने को मिल रहे हैं। FIs की तरफ से 250 करोड़ रुपए की बिकवाली का आंकड़ा। बिल्कुल, ये बात सही है कि घरेलू पैसे से ही बाजार चल रहा है। सिर्फ फंड का तो आंकड़ा दिखता है, लेकिन जो बाकी HNI इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो मैनेजर्स की जो खरीदारी होती है वो आंकड़ों में दिखती नहीं। और कल के सेशन में जो कुछ भी तेजी की क्रेडिट है वो मैं घरेलू फंड को नहीं दूंगा, मैं उस पैसे को दूंगा जो बाजार में साइड लाइन में बैठा था। और कई ब्रोकर्स, कई पोर्टफोलियो मैनेजर्स इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक साइजेबल करेक्शन आ जाए तो फिर हम पैसा लगाएं। उन्हें एक ही दिन में समझ में आ गया कि ऐसा होने लग नहीं रहा है। और इंटरेस्टिंगली देखिए आप, एग्जैक्टली 15 दिनों के बाद, 14 दिनों के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने रिकॉर्ड लेवल पर हाईज बनाए हैं क्लोजिंग बेसिस पर। जो कल क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स की, वो अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो 14-15 दिनों के लिए आज से देखें, सेशंस करेंगे तो शायद आपके लिए 10 सेशंस का होगा। तो ये एक जो करेक्शन होना था टाइम वाइज, वो करेक्शन होकर बाजार ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब भी कल के सेशन में एक चिंता की बात है जो ध्यान में रखनी जरूरी है, और वो ये कि इस पूरी की पूरी तेजी में सिर्फ और सिर्फ घरेलू इन्वेस्टर है। अब इसमें चिंता की बात क्या है? 937 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली का आंकड़ा, जो कि काफी भारी भरकम और बड़ा है, वो भी 250 करोड़ के कैश की बिकवाली के साथ। यानी कि FIs की तरफ से अभी तक मूड बदला नहीं और 1200 करोड़ की बिकवाली स्टॉक्स में कल उन्होंने की है।
इंडेक्स में जो खरीदारी है बहुत छोटी है, 145 करोड़ के साथ में ऑप्शन और साथ में ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है, वो भी थोड़ी बहुत। 733 करोड़ के आपके ऑप्शन में खरीदारी का आंकड़ा दिख रहा है, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है। इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर जो कॉल्स बेचे हैं मंदी की पोजीशन, तो थोड़ी सी मंदी की पोजीशन काटी है। पुट में भी उन्होंने जो बेचे हुए तेजी की पोजीशन थी तो उस पर प्रॉफिट बुक किया। तो एफआईज के डेटा अभी भी अच्छे नहीं है, कमजोर है, खराब है, जो ऊपरी स्तरों पर आपको सावधान रहने के लिए संकेत देते हैं। लेकिन इन डेटा को अगर आप पॉजिटिव साइड में पढ़ना चाहें तो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो ये कि देखिए कल की इतनी तेजी हो जाने के बाद हम वापस लाइफ हाई के नजदीक पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद एफआईज का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो एफआईज को क्या है, अल्टीमेटली आना तो पड़ेगा मार्केट में, जब खासतौर से तब जबकि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, हमारे मार्केट्स मजबूत है, तो कब तक वो बेचेंगे। और ऐसे में ये बढ़िया होगा कि 9700 9750 तक हमारे लोकल फंड से बाजार को ऊपर ले जाएं और उसके बाद एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग आए, ताकि आपको 10,000 तक का रास्ता बनता हुआ दिखे। तो एफआईज जितना लेट आए बाजार में उतना बढ़िया, लेकिन उन्हें खरीदना पड़ेगा, ये बात तय है। बिल्कुल, तो 10,000 एफआईज की बाइंग पर ही देखने को मिलेगा। वागले साहब ये बताइए, 4 बाय आइडियाज हैं, 2 तो अभी दे दीजिए, कौन से हैं? हेमंत, मैं सुंदरम फास्टनर्स के साथ शुरुआत करूंगा। Okay. बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, बहुत दिन के बाद एक क्लियर ब्रेकआउट अलोंग विद मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। 1 से 2 दिन में 453 का मेरा टारगेट होगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 424। मेरा दूसरा कॉल होगा टाटा स्टील। मैंने ये दूसरा इसके लिए कवर किया क्योंकि कल हमने पूरे दिन इसकी बात की। आपने तो कल मॉर्निंग में ही स्पॉट किया था, जैसे स्मार्ट मनी पहले फ्लोर में होता है। मॉर्निंग में एक्चुअली वैसे कोई संकेत नहीं थे, बात है। लेकिन आफ्टरनून में क्लियर बना और क्लोजिंग में तो एकदम कंफर्म हुआ। ये हमारा वैसे बीटीएसटी भी था, ये मैं कह दूं, और मुझे लगता है ये पोजिशनल के तौर पे भी अच्छा लगता है। तो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म, ये तीनों, ये लॉन्ग टर्म में मुझे ये 600-620 का टारगेट लगता है, लॉन्ग टर्म एज इन 3 से 4 महीने। सो ये 513 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 2 से 3 दिन का व्यू है, शायद 4 दिन लगेंगे, टारगेट होगा 534। बढ़िया शेयर है टाटा स्टील, इस पर नजर रखिएगा। और डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे कुछ ही दिनों में। सुंदरम फास्टनर्स पेंच बनाने वाली कंपनी है ये, दरअसल सुंदरम फास्टनर्स, इस पर भी नजर रखिएगा, अच्छी तेजी देखी जाएगी। 2 और आइडियाज हैं वागले साहब के पास, पूछते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, अब सेठी साहब भी बिल्कुल तैयार हैं, फिट हैं बिल्कुल अपने आइडियाज लेकर, उनसे भी जानेंगे कि उनको कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं एफएनओ की। कल जिस तरह से सेकंड हाफ में तेजी देखने को मिली, डेटा कैसा निकल कर आया? संकेत दोनों ही, पहले पॉजिटिव वाले बताओ या नेगेटिव? पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वाले, चलिए। देखिए SJ50 थोड़ा नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव वाले दिए ताकि सिंगापुर वाले थोड़ी तेजी करें। ठीक बात है। चलिए, पॉजिटिव वालों में 2 चीजें हैं। कई दिनों बाद मंदी करने वाले एकदम से बैकफुट पर हुए। जनरली में आपको याद है इस हफ्ते में मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि मंदी करने वाले बड़े ढीठ होते हैं। हाँ। मतलब आसानी से मंदी काटते नहीं। लेकिन कल का जो मूव आया वो सारे मंदी करने वाले लोगों को अनएक्सपेक्टेड, मतलब वो नींद में थे और पकड़ा गए। ऐसा कि ये अचानक से क्यों बढ़ गया। और जब इस तरह का मूव आता है ना तो उन्हें डर लगता है। जो कल वो डर वो साफ तौर पर डेटा में दिख रहा है। कैसे? पहली बात, जो कॉल्स बेचे हुए हैं मंदी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से, 9600 के कॉल ऑप्शन में 17 लाख शेयर एक ही दिन में कम हुए। जबकि आप पिछले 2 सेशन में 9600 के नीचे की क्लोजिंग देख रहे हैं, उसके बावजूद 9650 के कॉल ऑप्शन में 5 लाख शेयर कम हुए। और 9700 के कॉल ऑप्शन में भी, जो अभी तक आया नहीं है 9700 का लेवल, लेकिन उसके बावजूद 10 लाख शेयर कम हो गए। तो पॉजिटिव साइड पर क्यों मैंने 9650 के लेवल को चुना है कि एक तो 9650 के कॉल ऑप्शन में से 5 लाख शेयर कम हुए, वहीं 6 लाख शेयर 9650 के पुट पर जुड़े हैं। तो ये लेवल आपके लिए अब एक आज मनोवैज्ञानिक स्तर है नीचे की तरफ। असली एक्शन और पॉजिटिव साइड पर जो एक्शन मजबूत दिखेगा वो 9700 के पार निकलने पर होगा, क्योंकि 9700 के कॉल में तो 10 लाख कम हुए, लेकिन 9700 के पुट में भी 10 लाख शेयर जुड़े हैं। यानी कि ये डबल पॉजिटिव है। जहां एक और कॉल्स की मंदी खत्म हो रही है, वहीं पुट की तेजी बन रही है। तो इसका मतलब ये कि कल तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने भी ये माना है कि 9700 के पार निकलेंगे और मंदी करने वाले भी मान रहे हैं कि 9700 के पार निकलेंगे। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरी बात, कल की तेजी के बावजूद जो पॉजिटिव संकेत है वो ये कि ओपन इंटरेस्ट कहीं बढ़ा नहीं। निफ्टी में देखिए 1 लाख शेयरों से कम हुआ है, बैंक निफ्टी पे 73,000 शेयरों से कम हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि या तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है या थोड़ी थोड़ी ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। 9700 ऊपर की तरफ क्यों अहम लेवल है? क्योंकि 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में और वो हाईएस्ट है, तो उसे पार करना जरूरी होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो दिख रही है वो बहुत जरूरी कि जितना मुश्किल लेवल 9700 को पार करना है, उससे कहीं ज्यादा दुगुना मजबूत सपोर्ट अब 9600 पर बन गया, क्योंकि वहां पर इससे दुगुनी ओपन इंटरेस्ट बनी हुई है 66 लाख शेयरों की, 65 लाख शेयरों की। इसका मतलब क्लियर कट है कि कल जिस तरह से तेजी करने वालों ने एकदम दबोचा है मंदी करने वालों को, और 12-13 ट्रेडिंग सेशन के बाद जिस तरह से वो कहते हैं कि
4 दिन का अंदर है, फिर चांदनी रात, वैसा ही मामला है कि आप थोड़े दिन करेक्शन कर लीजिए लेकिन हम एक ही दिन में पूरी भरपाई कर लेंगे, वो साफ तौर पर दिख रहा है। अब 2 नेगेटिव संकेत भी बता दूं जो साथ में ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो है विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स 10.62 लगभग लाइफ टाइम लो के आसपास आता हुआ दिख रहा है। 10.4 10.45 के आसपास आ जाए तो थोड़ा सावधान होना चाहिए, वहां से थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनती है। तो वो वोलेटिलिटी इंडेक्स इतना नीचे रहना ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि पुट कॉल रेशियो एक ही दिन में 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया है। घबराने की अलार्मिंग वाली बात नहीं है, और ये भी बढ़ा है इसलिए कि मंदी करने वालों ने अपनी पोजीशन ज़्यादा काटी है बजाय तेजी करने वालों के, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहने में हर्ज नहीं, और खासतौर से तब जबकि 9700 के आसपास लाइफ टाइम हाई पर आप पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर वायदा कारोबार के संकेत 2 थोड़े से सावधानी के हैं, नेगेटिव नहीं है। बाकी संकेत पॉजिटिव हैं जो ये बता रहे हैं कि आपको और तेजी मिलेगी। तो आज क्लोजिंग बेसिस पर 2 लेवल्स पर नजर रखिए। एक तो 9675 के ऊपर क्लोज हो तो लाइफ टाइम हाई पर आप क्लोज होंगे क्लोजिंग बेसिस पर, और मजबूती के संकेत होंगे। लेकिन 9700 के पार क्लोज होने के बाद फिर वही होगा जो आप हर 100 पॉइंट की रेंज में देखते हैं। पिछले 100 पॉइंट नीचे के जो पुट ऑप्शंस या कॉल ऑप्शंस की जो मंदी है वो बाद में कटती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर बड़े एक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। मुझे लगता है आज का सेशन मेक और ब्रेक वाला होगा। अगर आपको एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है तो इस कल के सेशन से लेकर एक्सपायरी तक बाजार बड़ी ऊंचाई के लिए तैयार होता है। बिल्कुल, तो मेक वाला लेवल ही हो, यही हम मानकर चल रहे हैं। 9709 जो अब तक का निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, इसको पार कर ले जाएं। देखना होगा ना फिर आज सेकंड हाफ में अगर यूरोप के मार्केट्स खुलते हैं, कल भी देखिए जो तेजी आई वो सेकंड हाफ में ही देखने को मिली है, और वो पॉजिटिव होते हैं तो फिर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा, वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद विकास सेठी जी से पूछेंगे उनके बेहतरीन टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ आज के लिए कौन से हैं। ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने की राय दी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आइए अब आपको बता दें कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दी है, और देखिए राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई। राकेश बंसल कह रहे हैं तेजी करिए, 9710 का टारगेट यानी 9709 जो लाइफ टाइम हाई है उसके ऊपर निकलेगा और निफ्टी बनाएगा नया रिकॉर्ड स्तर। ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर ये खरीदना चाहते हैं निफ्टी 9588 के स्टॉप लॉस के साथ, और 9788 और लगता है न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं 88 ये है नंबर। और देखिए प्रभाकर आईडीबीआई कैपिटल के ये भी कह रहे हैं कि 9765 का उनका टारगेट है, 9600 का रखिए स्टॉप लॉस। जय ठक्कर आनंद राठी सिक्योरिटीज के बुलिश निफ्टी पर 9625 स्टॉप लॉस, 9710 लक्ष्य। और 9700 के साथ स्वाति होतकर निर्मल बंग सिक्योरिटीज की भी कह रही है कि खरीदारी करनी चाहिए, 9720 तक जा सकता है निफ्टी। तो 5 एक्सपर्ट और 5 के 5 बुलिश, और सही कर रहे हैं तेजी की राय देकर, और लेवल्स बेहद साफ है, क्रिस्टल क्लियर। 9600 से 9625 ये है मजबूत सपोर्ट निफ्टी पर नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 9700 से 9720 की रेंज में आपको करनी है मुनाफा वसूली। ये मानना है हमारे 5 एक्सपर्ट का निफ्टी पर। ऑलराइट, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहेंगे फोकस में, आइए देखते हैं 5 का पंच। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर, इसके लिए खबरें ये आई कि जेगुआर लैंड रोवर जेएलआर की आईपीओ लाने की योजना कंपनी की बन रही है। लंदन और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर इसे लिस्ट करवाया जाएगा। जितनी जल्दी खबरें आई उतनी ही जल्दी खंडन भी कंपनी ने हालांकि कहा है कि ऐसा उनका कोई इरादा नहीं, लेकिन देखना होगा। और ये इंटरेस्टिंग भी होगा कि टाटा मोटर्स का शेयर किस तरह का रुझान दिखाता है, क्योंकि अगर ये खबरें सही होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि दोनों ही स्टॉक्स के लिए, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के लिए बेहद पॉजिटिव होगा। एनबीसीसी के ऊपर भी रखिएगा नजर। देखिए एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम है धारावी में, उसको रीडेवलप करने के लिए कई सरकारें कामकाज कर चुकी हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जब बीच में आते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। और अब यहाँ की जो राज्य सरकार है महाराष्ट्र की, उसने ये मन बनाया है कि क्यों ना एनबीसीसी को ये काम सौंपा जाए। तो अगले 2 से 3 महीने के भीतर 25,000 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर्स एनबीसीसी के हाथ लग सकते हैं। ये नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर, और शेयर में दिखेगा आज अच्छा तेजी। अशोका बिल्डकॉन, ये स्टॉक ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ पर एक फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर का, SBI मैक्वायरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और इस फंड के पास अशोका कंसेशंस, इस कंपनी में एक BOT रोड प्रोजेक्ट में हिस्सा है, और ये फंड 39% हिस्सेदारी बेचना चाहता है। तो फंड हिस्सेदारी बेचेगा अशोका कंसेशंस में, फंड को पैसा मिलेगा, कंपनी पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। और हिस्सा बेचने के लिए ग्लोबल फंड से बातचीत चल रही। याद रहे
SBI मैक्वारी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके पास जो स्टेक है वो बिकने वाली है, न कि और वो भी अशोका कंसेशंस की। तो कुल मिलाकर फंड के लिए ये पॉजिटिव खबर है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज से सूर्य रोशनी को करीब 45.5 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें करीब 1.25 लाख स्ट्रीट लाइट्स और काफ़ी सारे LED बल्ब्स इनको सप्लाई करने होंगे। तो सूर्य रोशनी पर भी रखिएगा नज़र। स्पाइस जेट बोइंग के साथ 40 विमानों के लिए इन्होंने किया है करार। 474 करोड़ डॉलर का बड़ा करार है और इसके चलते हुए 40 एयरप्लेन बोइंग से खरीदने की तैयारी है। स्पाइस जेट की जो ऑर्डर उन्होंने दिए हुए हैं, लगभग समझिए कितना, $5.25 बिलियन का एक ही ऑर्डर बन जाता। तो स्पाइस जेट के लिए ये अच्छी खबर कि वो अपने फ्लीट का बेड़े का एक्सपांशन कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और विकास सेठी साहब भी अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताइए सर, किन शेयरों पर आज आपकी नजर है खरीदारी करने के लिए आज से, या फिर बिकवाली करना चाहें? विकास जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत। जहां तक आज के बाजार पे सवाल है, तो जहां पे बाजार पे सवाल है, मेरी सभी राय खरीदारी करने की रहेगी। जो 5 ट्रेडिंग आइडियाज मैंने आज निकाले हैं, उनमें सबसे पहला स्टॉक रहेगा NBCC, जो कि अभी आपने अपने आज की न्यूज़ की सुर्खियों में भी कवर किया है। बेहद ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो इस कंपनी पे निचले लेवल से भी बुलिश हूँ और आज मुझे लगता है जो आज खबरें आ रही है धारावी के डेवलपमेंट के भी प्लान हो सकते हैं। और ये कंपनी जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, PSU कंपनीज है जिनके सरप्लस लैंड है, उनका डेवलपमेंट का काम करती है। बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है और बेहद ही शानदार कंपनी है। रियल एस्टेट का एक सबसे अच्छा प्ले रहेगा। तो मुझे लगता है आज भी इस स्टॉक में तेजी रहनी चाहिए, तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसके अलावा वी-गार्ड इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है। कल जो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में बहुत अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला। कंपनी बहुत अच्छी है। पिछले कुछ दिनों में गिरावट के बाद, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद कल से रिकवरी शुरू हुई है। मुझे लगता है आज यहाँ पे मोमेंटम जारी रहेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। तीसरा स्टॉक रहेगा NCC का। अगेन बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक्स है और नए ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं। यहाँ पे भी लंबी अवधि के लिहाज से भी बुलिश हूँ और आज के लिए भी खरीदारी करनी चाहिए। चौथा स्टॉक रहेगा, एक हाई बीटा काउंटर है, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस कैपिटल। यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ सकता है, जैसे इनके होम फाइनेंस बिजनेस का डीमर्जर और फ्यूचर में इशू भी आ सकता है। तो इस तरह की अटकलें हैं और स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ है। और जब आज सेंटिमेंट्स अच्छे हैं तो मुझे लगता है इस तरह के जो हाई बीटा काउंटर है वहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है। तो रिलायंस कैपिटल वुड बी अ बाई। और फाइनली एक स्टॉक रहेगा जो कैश मार्केट सेगमेंट से है, थोड़ी लेसन नोन कंपनी है। कंपनी का नाम है विविमेड लैब्स। ये फार्मा कंपनी है। अच्छे नतीजे थे इस तिमाही के और कंपनी में कल भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जो कि आज कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो मेरी यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तो वी-गार्ड, NBCC, NCC नोट कर लीजिए, रिलायंस कैपिटल, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। अच्छा, NBCC में खबरें भी हैं और पूरे विस्तार से हम आपको खबर बताने वाले हैं। moneycontrol.com के संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे। वो बताएंगे कि कितना बड़ा ऑर्डर NBCC के हाथ लग सकता है। साथ ही ये भी हम आपको बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउसेज कौन से स्टॉक्स पर बुलिश या बेरिश हैं। जैकपॉट स्टॉक भी आज होगा, जी हाँ, 9:05 पर। तो एक्शन भरपूर है CNBC आवाज़ पर, बने रहिए हमारे साथ। और अब फोकस करते हैं आज की एक बड़ी खबर पर। जी हाँ, मुंबई में धारावी जो इलाका है, स्लम एरिया है, झोंपड़पट्टी वाला, इसका रीडेवलपमेंट होने की काफी समय से तैयारी कर रही थी सरकार। अब ये बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। पूरी खबर लेते हैं, हमारी एक्सक्लूसिव खबर moneycontrol.com से आती हुई, और हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ हैं ये खबर बताने के लिए। तरुण जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। बताइए क्या है पूरी खबर NBCC और धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो धारावी को रीडेवलप करना चाहती है, लेकिन उन्होंने पिछले साल भी इसके लिए टेंडर मंगाए थे। 16 कंपनीज ने टेंडर इसके लिए भरे थे, लेकिन फाइनल बिड किसी भी प्राइवेट बिल्डर्स ने नहीं सबमिट की थी। इसी वजह से महाराष्ट्र के CM और NBCC का जो टॉप मैनेजमेंट है वो जून के पहले हफ्ते में मुंबई में मिला था और इस बात पे चर्चा हुई कि धारावी का रीडेवलपमेंट कैसे किया जाए। और जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने में एक बार वापस बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये 5वीं बार कोई भी सरकार धारावी की बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगी और इसमें जो नॉर्म्स रखे जाएंगे, जो शर्तें रखी जाएंगी, वो इस तरीके से रखी जाएंगी कि जो गवर्नमेंट प्लेयर है वो इसमें अच्छे से भाग ले
सके। और सरकार भी ये चाहती है, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स इसमें लास्ट में आके अपना हाथ हटा लेते हैं, तो जो एनबीसीसी है वो इस प्रोजेक्ट को रीडेवलप करे। 1 लाख करोड़ का पूरा ये प्रोजेक्ट होगा। फर्स्ट फेज जो है वो 25,000 करोड़ का होगा। और जो हमारे एनबीसीसी के सोर्सेज हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को रीडेवलप करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि यदि किसी भी प्राइवेट बिल्डर को यदि ये प्रोजेक्ट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में करप्शन के चार्जेस लग सकते हैं। लेकिन एनबीसीसी जो कंपनी है वो सरकार की 75% होल्डिंग है, तो आने वाले समय में ये जो करप्शन के जो एक छवि जो खराब ना हो, ये भी एक बड़ा रीजन है। दूसरा जो बड़ा रीजन है कि जो भी प्राइवेट बिल्डर है उसको यहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं लगती है, इस वजह से प्राइवेट बिल्डर्स फाइनल बिड में भाग नहीं लेते हैं। तो अब जो ग्लोबल टेंडर्स है वो 2 से 3 महीने में आने की उम्मीद है और एनबीसीसी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार की कंपनी ही दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, विलासराव देशमुख जी ने, मुझे याद है, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सोचा था और उसके बाद ऑर्डर्स भी दिए गए थे। लेकिन देखिए एचडीआईएल के बस की बात नहीं थी, तो एनबीसीसी के बस की बात है। ये बात सही है, सरकारी कंपनी चाहिए। और वैसे एक चीज है हेमंत, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है धारावी, और एयरपोर्ट के आसपास जब आप लैंड करते तो सब आसपास में यही दिखता है। ठीक बात है। तो ये एरिया तो एकदम ऐसा हो जाएगा कि मतलब मोस्ट सॉट आफ्टर एयरपोर्ट के नजदीक। एक चीज और है कि मतलब सब फिर गर्व से कहेंगे हम धारावी में रहते हैं। एक और चीज है, देखिए जो खाली पड़े हुए लैंड पार्सल्स हैं इनको पहले रीडेवलप किया जाएगा और उसके बाद जो लोग अभी रह रहे हैं स्लम्स में उनको वहां शिफ्ट किया जाएगा। पहले जो सरकारें चाहती थी कि इनको खाली करा लिया जाए और उसके बाद वहां पर जमीन पर कामकाज हो, तो प्लान जो सरकार ने बनाया, राज्य सरकार ने वो बहुत वर्केबल है। और इससे मुझे याद आता है धारावी से। धारावी शब्द मतलब बड़ा फेमस है। और जब स्टॉक मार्केट में वो रिंग के जमाने में ट्रेडिंग होती थी, मंदी करने वाले, नहीं एक अलग से ना कोना होता था बीएससी की रिंग में, उस एरिया को धारावी कहते थे। अच्छा। और उसमें पेनी स्टॉक्स जो होते हैं ना, हाँ, जो छोटे मोटे इलिक्विड पेनी 2, 4, 5 रुपए वाले, वो स्टॉक्स उस कोने में ट्रेड होते थे। यानी कि स्पेसिफिकली आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये शेयर कौन खरीदने या बेचने वाला है। तो उस एरिया को धारावी कहा जाता था। लेकिन धारावी भी बदल सकता है और ये सरकार या फिर एनबीसीसी से बदल कर बताएगी। देवेंद्र फडणवीस जी ने आने के तुरंत बाद सबसे पहले अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट अप्रूव किया तो वो धारावी का किया। उसके ऊपर बस अभी कामकाज नहीं हो पाया, तो अब कामकाज होता हुआ नजर आएगा ये मानकर। अच्छा, विकास सेठी जी का आज का टॉप पिक है, कुछ ही देर में हम पूछेंगे वागले साहब से इनको इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं। लेकिन पहले चलते हैं हमारे सहयोगी हर्षदा के पास, और उनके पास काफी सारी दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं। हर्षदा, ओवर टू यू, बताइए। कई सारी रिपोर्ट्स हैं और शुरुआत इनफैक्ट कंज्यूमर स्टॉक से करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का मैरिको पर कवरेज इनिशिएट हो रहा है और खरीदारी की राय दे रहे हैं। इन्होंने टारगेट दिया है 360 रुपए का, याद रखिए 310 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है। मैरिको का जो कोर पोर्टफोलियो है, खासकर सफोला और पैराशूट जैसे ब्रांड्स, वहीं पर ग्रोथ डिलीवर होगी, बैंक ऑफ अमेरिका ये मानता है। साथ ही साथ उनको लगता है कि आगे जाकर कुछ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी कंपनी लेकर आएगी, जिससे फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही गोल्डमैन सैक्स की नजर सीजी कंज्यूमर पर है, यहां पर भी कवरेज वो इनिशिएट कर रहे हैं, बाय का कॉल दे रहे हैं और टारगेट है 286 रुपए का। इनको लगता है कि ग्रोइंग पेनिट्रेशन से सबसे वेल प्लेस्ड ये कंपनी है और करीब करीब 24% की CAGR ग्रोथ देखने को मिलेगी। FY 17 से 20 में ये एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ सिटी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट 40 रुपए से बढ़ा दिया है, 245 था टारगेट, अब 285 का रखा है। यहां पर भी उनको लगता है कि कंपनी अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए बड़े कदम लेती हुई दिखाई देगी। और एक बड़ा मुद्दा सिटी ने उठाया है कि कंपनी के डेट लेवल्स थोड़े से प्रेशर वाले हैं और उसको डी लेवरेज करने की कोशिश कंपनी करती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ CLSA ने ITC पर भी खरीदारी का कॉल मेंटेन किया है, 375 का ये टारगेट दे रहे हैं। ऑफ कोर्स टैक्सेस टबैको पर GST में जो लगाए गए हैं वो आगे कम होंगे, ये ट्रिगर है। साथ ही साथ नोमुरा ने बाटा पर एक कॉल दिया है, यहां पर खरीदारी की राय बरकरार है लेकिन टारगेट ऑफ कोर्स कम होता हुआ 258 का कॉल आ रहा है इस समय नोमुरा की ओर से। दूसरी कई दिग्गज कंपनियों पर भी रिपोर्ट्स है। टाटा स्टील पर सिटी की रिपोर्ट है, बाय कॉल है 600 का, स्पेशली टाटा मोटर्स में जो हिस्सेदारी बेचने वाले हैं वो ट्रिगर माना जा रहा है। मक्वारी इंडसइंड बैंक पर आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, 1625 का टारगेट है। और साथ ही साथ मक्वारी L&T को लेकर भी काफी बुलिश है,
2125 काफी अग्रेसिव टारगेट L&T पर आ रहा है मक्वायरी के लिए। उनको लगता है ऑर्डर फ्लो बेहतर होगा और मिडिल ईस्ट में अब L&T एक्सपोजर कम करता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए यहां पर एक बाय कॉल है। कुछ अंडर परफॉर्मर के कॉल्स हैं। JP मॉर्गन ने गेल पर अंडर परफॉर्मर का कॉल दिया है, टारगेट अब 330 का दिया है और साथ ही साथ क्रेडिट स्विस कह रहा है लुपिन पे अंडर परफॉर्मर का कॉल वो बरकरार रखेंगे, टारगेट यहां पर 1020 का। इसका मतलब साफ है कि हर्षदा काफ़ी काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे एफआईज, इतनी सारी रिपोर्ट्स एक साथ आई हैं और आप भी लंबा वीकेंड मनाकर आई, छुट्टी मनाकर। और बता दूं हर्षदा की बर्थडे थी कल, तो बिलेटेड विशेष आपको हम सब की ओर से। शुक्रिया। आज से आपको भी फिर से काम पे लगना है बिल्कुल। एफआईज की तरफ से जितनी रिपोर्ट्स आई, इन सारी रिपोर्ट्स पर लेंगे राय और साथ ही हमारे 2 और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ने वाले। कोलकाता से सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक देंगे आपको टेक्निकल राय और साथ ही वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित बगड़िया, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर। इस छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। दमदार पैनल तो था ही और दमदार हो रहा है। जी हाँ, देखिए संदीप वागले साहब, विकास सेठी जी हमारे साथ थे, सिमी भौमिक और सुमित बगड़िया आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सुमित जी बताइए, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपके आज के लिए कौन से होने वाले हैं? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। वेल, मार्केट्स में फिलहाल तेजी का ही रुख बना हुआ है। आई थिंक इमीडिएटली तेजी का व्यू ही लेके काम करना चाहिए। निफ्टी इमीडिएटली 9700 का हर्डल जैसे ही वो ब्रेक होगा तो हमें 9750 तक के लेवल्स निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक में टाटा स्टील अभी अच्छा लग रहा है। मेटल्स के अंदर वैसे भी लग रहा है कि अब एक तेजी स्टार्ट होनी चाहिए। तो टाटा स्टील के अंदर फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 507 रुपए का और ऊपर में इमीडिएटली 540 से 550 तक के लेवल्स आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। इसके साथ दूसरा स्टॉक अदानी पोर्ट, जिसने कल एक अच्छा मूव दिखाया और ऐसा लगता है कि अदानी पोर्ट में यहां से और भी तेजी देखने को मिलेगी, जिसमें इस बार हमको 390 से 400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक अदानी पोर्ट के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग बनती है। कोई 2-4 रुपए की गिरावट अगर देखने को मिलती है तो 360 रुपए के एसएल से अदानी पोर्ट के अंदर भी बाय करके काम करना चाहिए। अदानी पोर्ट और टाटा स्टील तो कॉमन हो रहा है। वागले साहब के साथ खरीदारी करने के लिए आज से शामिल करते हैं सिमी को भी। सिमीभौमिक.com की कोलकाता से हमारे साथ हैं इस वक्त। गुड मॉर्निंग सिमी, बताइए अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स खरीदेंगी ना सब आप? या गुड मॉर्निंग अनिल जी, मैं भी खरीदने का ही सलाह दे रही हूँ क्योंकि मार्केट में कल एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिश था और कल एक अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी आया था, तो उसके चलते मुझे लगता है पूरा मार्केट ही आज अच्छा ही रहना चाहिए। 2 मिड कैप मेरे रडार में है। मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक बाय कॉल इनिशिएट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एक 1600 के ऊपर का क्लोजिंग आया है, ऑल टाइम हाई है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये स्टॉक जा सकता है ऊपर। मैं जो टारगेट्स देने वाली हूँ वो शायद एक ही दिन में अचीव ना हो। मेरा स्टॉप लॉस 1590 या 1580 का है। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर फॉलो करना पड़ेगा और मेरा टारगेट्स है 1655, 1680। ये 2 टारगेट्स हो सकता है 4-5 ट्रेडिंग सेशन में आ जाएगा। मेरा सेकंड स्टॉक होगा टाटा एलेक्सी। इसमें भी अच्छा एक ब्रेकआउट आया था कल और मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी 1595 या 1580 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ ही खरीदारी करना पड़ेगा। 1665 और 1690 ये 2 टारगेट्स है मेरा। हो सकता है 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ये टारगेट्स अचीव हो जाएगा। ओह, तो देखिए टाटा एलेक्सी कल का स्टार परफॉर्मर। सुबह 9:15 पर हमने इसको आपके लिए पिक किया था और देखिए क्या दमदार तेजी स्टॉक ने दिखाई है। मजे की बात यह है कि टाटा एलेक्सी और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दोनों ही ऐसे स्टॉक हैं जो आज वागले साहब को भी पसंद है, टाटा स्टील और सुंदरम फास्टनर्स के अलावा। सर, टारगेट और स्टॉप लॉस आपके और सिमी जी के पूरे मैच हो रहे हैं क्या? ऑलमोस्ट मैच हो रहे हैं। मेरा 1595 का टाटा एलेक्सी में स्टॉप लॉस है, 1677 के टारगेट है, 3 से 4 दिन का व्यू है और बालकृष्ण में 1579 का स्टॉप लॉस है और 1701 के टारगेट है। इसमें 3-4 दिन लगेंगे। ये जो आपके टारगेट्स और कॉल्स जो तंतोतंत मैच हो रहे हैं, इससे क्या समझा जाए? आप दोनों सेम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? हम दोनों सेम टेक्निक्स यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करे। अच्छा, सॉफ्टवेयर कुछ भी, टेक्निक होनी चाहिए। ये कौन सी टेक्निक है सर? हम ये डाउ थ्योरी यूज करते हैं। अभी मुझे लगता है। अच्छा, सिमी जी से भी कंफर्म कर। सिमी जी, आप भी डाउ थ्योरी यूज करती है? हाँ, बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, थोड़ी बहुत टेक्निक की यूज करती हूँ। थोड़ी बहुत मैंने जो हाँ, बताइए।
सेम टेक्निक फॉलो करती हूँ। अच्छा, और सिर्फ एक बात मैं और बताना चाहूंगी, सिर्फ ये दोनों स्टॉक नहीं, अभी सुमित ने जो दोनों स्टॉक रेकमेंड किया था वो दोनों स्टॉक भी मेरा रडार में है, पर वो दोनों स्टॉक मेरा इंट्राडे का कॉल है, इसलिए मैंने मतलब आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि इंट्राडे कॉल तो सभी देगा। मुझे लगता है कि इंट्राडे में, क्योंकि कल टाटा स्टील में अच्छा मोमेंटम था, एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया था, तो टाटा स्टील तो चलना ही चाहिए। अदानी पोर्ट्स में भी अच्छा मोमेंटम था और वो मेरा रडार में है, मेरे क्लाइंटों के पास गया है इंट्राडे का ट्रेड्स के लिए। मैंने आवास के लिए 2 पिक जो दिया है वो 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में उसका टारगेट आ जाएगा, ऐसा सोच के जी भी दाऊद थोड़ी और मतलब कॉल सब मिला जुला के ही है, सारे ब्रेकआउट्स देख के ही तो हम लोग बाय दिए हैं, इसलिए सबका कॉल सेम ही होगा। बराबर। सुमित जी, आपकी भी थ्योरी डाउ से आई है क्या? अनिल जी, मैं मार्केट स्टार्ट मैं सबसे पहले तो डिस्क्लोज कर दूं कि मैं सिमी जी से और संदीप जी से कुछ मिलके डिस्कस करके कॉल नहीं निकाले हैं। प्योर टेक्निकल टर्म्स पे चार्ट्स देख के, ओआई डेटा देख के और सारे मार्केट के टेक्निकल फैक्टर्स को देख के कॉल निकाले गए हैं। ये कोइंसिडेंस है कि सबके कॉल मैच हो रहे हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल। ये देखिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, साफ सी बात है, एक तरह की थ्योरीज को इस्तेमाल करते हैं और बहुत बढ़िया डिस्क्लोजर भी दे दिया है सुमित जी ने। अच्छा सुमित जी, आईसीआईसीआई बैंक पर भी आपका कॉल है, वो भी बताइए। यस बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक पर भी कॉल है। ऑप्शंस के अंदर रणनीति बनाई है। बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। कल बैंक निफ्टी में हमने 23,700 के ऊपर के लेवल्स देख लिए। वो ऐसा लगता है कि इस बार हमको 24,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और अगर 24,000 के लेवल टूटे तो हमें 500 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी के अंदर और देखने को मिलेगी। इमीडिएटली अगर 24,000 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने को मिलते हैं तो ये बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे तेजी दिखाएंगे, जिसमें से आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो तेजी दिखाना चाहिए क्योंकि ये 300 के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है और अभी जो लेवल्स है वो है 320। यहां से इमीडिएटली हमको 330 से 340 तक का स्पॉट लेवल्स पे आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मूव देखने को मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आईसीआईसीआई बैंक का 320 का कॉल 12 रुपए से 15 रुपए तक का मूव हमको दिखाएगा। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक का 320 का कॉल 8 रुपए के आसपास खरीदारी करे, 5.5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में इमीडिएटली 12 रुपए पहला टारगेट और उसके बाद हमें 15 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं करंट एक्सपायरी के अंदर ही। और स्क्रीन देख रहे हैं ना आप, फिर से आ गया है जैकपॉट शेयर। आज है जैकपॉट शेयर। जैकपॉट शेयर के लिए थोड़ा सा वक्त है इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे फोकस और थोड़ी देर में आने वाला है आपके लिए जैकपॉट शेयर भी। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप वागले, सुमित भौमिक, सुमित बगड़िया जी, विकास सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेठी साहब, आपसे जानना चाहता हूं, ये जो किसानों के कर्ज माफी का सिलसिला जो शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब ने किया, अब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बातचीत भी हो रही है। इस थीम को किसी तरह से आप प्ले आउट करना चाहते हैं और क्या व्यू बन रहा है आपका इस पे? देखिए, जो हो रहा है वो वैसे तो एक नेगेटिव माना जाना चाहिए, खास करके जो एक प्रेसिडेंस है वो गलत होगा। बैंकों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो उनके ऊपर वैसे दबाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बेयर करना है, तो उसके लिहाज से कोई बात नहीं है। बट आने वाले दिनों में फिर फार्म लोन्स पे एक लोगों का विश्वास उठ जाएगा, बिकॉज ऐसा होने से जो एक कैपेबल फार्मर्स है जो कि अपने कर्ज को चुका सकते हैं, वहां पे भी एक गलत एक प्रेसिडेंस होगा। तो डेफिनेटली बहुत इसके फेवर में तो नहीं हूं, बट ये होने के कारण जो एग्री इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट जरूर मिलेगा। तो उसके कारण से जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, जो सीड्स बनाने वाली कंपनीज हैं, तो इस तरह की कंपनियों को बिल्कुल फायदा हो सकता है और वहां पे इसके कारण से तेजी भी बन सकती है। अरे ये आइडिया ठीक है। अब जो सरकार कर रही है वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। हाँ, उसको तो जो करना है, उससे फायदा किसको होगा? वो विकास सेठी जी की बात ठीक है, बिल्कुल सही है। उसी हिसाब से जहाँ मौका लगे वहां खरीदता। तो विकास जी क्या खरीदेंगे इसके दम पर आप? नहीं, देखिए, जहाँ तक फर्टिलाइजर स्पेस का सवाल है, काफ़ी फर्टिलाइजर कंपनीज है जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं। जो प्रोमिनेंट नाम ध्यान में आते हैं उनमें यूपीएल सबसे अच्छा पिक रहेगा। इसके अलावा मुझे लगता है जीएसएफसी जैसी कंपनी, चंबल फर्टिलाइजर्स, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो अच्छा करना चाहिए। और इसके अलावा जो सीड्स बनाने वाली कंपनीज हैं और भी जो एग्री इकोनॉमी पे बेस्ड आइडियाज है, जैसे एफएमसीजी कंपनीज है जो कि रूरल इकोनॉमी पे बेस्ड है, उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नाम ध्यान में आता है वो आईटीसी रहेगा। फिर पिडिलाइट जैसी कंपनी है। तो इस तरह की कंपनियों पे ध्यान रखना चाहिए, वहां पे अच्छी तेजी बन सकती है आने वाले क्वार्टर्स पे या महीनों में।
ओके, तो ये है राय आपके लिए। इन फार्म लोन वेवर से घबराएं ही नहीं, ये तो होते रहेंगे, चलते रहेंगे। आज देखिए कोई बात ही नहीं कर रहा, महाराष्ट्र का हुआ, यूपी का हुआ तो इतना हल्ला मचा, उस दिन बैंक निफ्टी दबाव में आया, सब कुछ हुआ, फिर बढ़ गया। अब आज तो लोग बात करना भी ठीक नहीं समझे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बाजार के खुलने की तैयारी है और एसजेएक्स निफ्टी फटाफट बता दें आपको, जहां सुस्ती है थोड़ी चुस्ती हम लौटाएंगे प्री ओपनिंग सेशन के बाद, क्योंकि इस ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे हम प्री ओपनिंग सेशन की रुपए की। और आज तो जैकपॉट भी है आपके लिए, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है और जिसको ट्रेडिंग करना है उसके लिए स्टॉक 2020 का पूरा अपडेट भी है। और 9:15 से देखिए, आज तो बड़ा दमदार पैनल है। वागले साहब तो हमेशा होते ही है, लेकिन आज तो विकास जी भी हैं, सुमित जी भी हैं, सिंह जी भी हैं, तो ये सब आपकी मदद करने वाले हैं। जो कुछ भी एक्शन ट्रेडिंग स्क्रीन पर दिखेगा ट्रांसलेट करेंगे आपके लिए मौकों में। इस ब्रेक के बाद पहला सौदा, बने रहिए हमारे साथ।